दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है हिंदी कहानी। यहाँ पर आपको मिलेंगी बेस्ट क्वालिटी की हिंदी कहानियाँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कीजिए और नीचे दिया गया बेल का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई कहानी पब्लिश होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। यहाँ पर हम निरंतर ऐसे ही कंटेंट बनाते रहेंगे। चलिए आपको लिए चलता हूँ आज की नई कहानी की तरफ। दोस्तों आज की ये कहानी समर्पित है माँ बेटे के रिश्ते के ऊपर। बाहर जाड़े की कुनमुनाती धूप फैली है, ठंड भी बढ़ रही है और उसके मन में अखंड मौन पसर रहा है। इस ठंड में माँ कैसे रहेगी? यहाँ तो धूप भी ठीक तरीके से नहीं आती। क्यों नहीं भाई साहब, माँ को कुछ दिन अपने यहाँ पे रख लेते। उनके आंगन में तो बड़ी धूप आती है, आखिर बड़े बेटे हैं, उनका फ़र्ज भी ज़्यादा है। ये बातें वो भाई साहब से कहना चाहते थे मगर कह नहीं पाए। पिछली बार कहा तो वो बोले, माँ को तुम्हारे यहाँ अच्छा लगता है, ऐसे में हम ले जाएंगे तो वो बुरा मान जाएंगी, इससे उनकी सेहत बिगड़ सकती है, इधर उधर क्यों करवाना उन्हें। प्रसाद सोच में डूबा है। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ। क्या माँ सिर्फ मेरे अकेले की है? किसी को भी उनकी चिंता नहीं। ऑफिस में बैठा घर के जालों में ही उलझा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। फ़ोन से आवाज़ आई, हेलो हेलो, आप कहाँ हैं? उसने बोला, क्यों, क्या काम है? माँ मंदिर में गिर गई, पैर में चोट आई है, उठ भी नहीं पा रही, तुरंत आप घर आ जाइए। पत्नी सांची जल्दी जल्दी बोल रही थी। आनन फानन में वो घर में पहुंचा तो माँ का बुरा हाल था। उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने अस्पताल भेजने को कहा। चोट थी तो एक्सरे करना ज़रूरी था। एक्सरे में पता चला कि टखने की हड्डी में हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टर ने प्लास्टर करके घर पे भेज दिया। माँ को लगने लगा कि वो बच्चों की मोहताज हो गई है। बिस्तर पर पड़े पड़े वो आंसू बहाने लगी। कहने को तो 5 बेटे थे मगर सभी अपने अपने घर गृहस्थी और नौकरी की उलझनों में इतना घिरे थे कि किसी के पास माँ के लिए समय ही नहीं था। शुरू में प्रसाद ध्यान रखता था, लेकिन बूढ़ा शरीर और पैर की चोट आखिर कितने दिन वो कर पाता। धीरे धीरे वो तटस्थ हो गया और माँ अकेली होती गई। कई बार तो वो स्वयं ग्लानि में डूबी हुई महसूस करती थी। अपने ही बच्चों पर वो बोझ बन चुकी थी। उनका मन और तिरस्कार की सागर के थपेड़े में खाते खाते थक चुका था। किससे कहे आखिर मन की बात, कौन सुनेगा, किसके पास समय है। मोहल्ले और आसपास के लोग आते तो सांची अपनी परेशानियां उनको गिनाने लगती है। अरे मौसी क्या बताऊं, माँ का काम करते करते ही शाम हो जाती है, इतनी थक जाती हूँ कि सेहत बिगड़ने लगी है। अब क्या करें, कोई और तो सोचता नहीं इनके बारे में, हमारे साथ है तो हमें ही करना होगा। प्रसाद, ऑफिस से लौटते हुए माँ की हार्ट की दवाई लेते आना, और हाँ पेट की दवा भी लेते आना, माँ का पेट खराब हो गया है, सांची ने किचन से चिल्ला कर कहा। एकाएक प्रसाद बोल पड़ा, सांची तुम माँ के खाने पीने का ध्यान क्यों नहीं रख सकती? कैसे रोज इनका पेट खराब हो जाता है? कब तक मैं डॉक्टर के चक्कर काटता रहूँगा? तुम्हें दवा लाने में इतना कष्ट हो रहा है प्रसाद? मुझसे पूछो, एक तो पैर में प्लास्टर है, ऊपर से माँ का पेट खराब हो गया है, हर काम बिस्तर पर हो रहा है, मेरी जान तो इतनी आफत है, 1 मिनट की भी मुझे फुर्सत नहीं मिलती। जरा सी देर हो जाए तो माँ आसमान सिर पर उठा लेती है, सांची ने थके लहजे में कहा। प्रसाद ने तुरंत उत्तर दिया, सांची हमेशा खाने को मत दो इन्हें। माना कि बुढ़ापे में मन स्वाद के प्रति ज़्यादा लालित होता है मगर हाजमा तो कमज़ोर हो रहा है। इन्हें अब हल्का खाना जैसे कि उबली दाल और सब्जियां दो, चटर पटर देने की ज़रूरत नहीं है। माँ कोने में लेटी सब कुछ सुन रही थी और चाहती थी कि मन का गुबार निकाले, लेकिन क्या करे, बहू की आदत से वो वाकिफ थी। तभी सांची की तीखी आवाज़ कानों में पड़ी। अब कोई छोटा बच्चा हो तो उसे समझाए कि इतने बड़े इंसान को खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैं रोकूंगी तो सब मुझे ही बुरा भला कहेंगे। जो करना है तुम ही करो, तुम्हारी माँ है। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बकबक मत करो, मैं शाम को दवा ले आऊँगा। माँ को प्रसाद की आवाज़ सुनाई पड़ी। प्रसाद तो चला गया पर जानकी देवी सोच में पड़ गई। बूढ़ा शरीर, पैर में प्लास्टर, दिल की मरीज, अकेलापन, बहू से अपने काम कराने का अपराध बोध और साथ साथ ही बहू के व्यंग बाण उसकी आत्मा को छलनी कर रहे थे। अब बर्दाश्त उसे नहीं हो रहा था। काश धरती फट जाती और वो इसमें समा जाती। वो सोचने लगी, बेटी को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि वो माँ का हाल चाल ले ले। वो कई साल पीछे लौट गई। कैसे कम पैसे होने के बावजूद उन्होंने अपनी इच्छाओं को मार मार कर सबकी इच्छाएं पूरी की। सारे घर के काम खुद किए ताकि पैसे बचा सके और बच्चों को सही पोषण दे सके। आज उनके त्याग का सिला ये मिल रहा है कि बच्चे उनके खाने पीने पर पाबंदी लगा रहे हैं। वही घर है, वही छत, वही दीवारें और वही लोग, लेकिन समय अभी बदल गया है, भावनाएं बदल गई है और किरदार बदल गए।
पहले घर में माँ कटोरी में खाना लेकर अपने बच्चों को एक एक कौर खिलाती और कहानियाँ सुनाती, मगर बच्चों के पास आज उन्हीं के लिए कोई समय नहीं है। माँ सोचने लगी, प्रसाद को नहीं मालूम कि माँ क्या खाती हो और क्या नहीं खाती, मगर बहू तो जानती है ना कि वो हमेशा सिंपल खाना ही खाती है। और उन्हें याद आ रहा था जब बहू प्रेग्नेंट थी तो वे उसे उसकी पसंद का खाना बना बना कर खिलाती थी, मगर उसी बहू को माँ का ज़रा सा खाना भी भारी पड़ रहा है। प्रसाद ने भी माँ का हाल चाल लेना बंद कर दिया है। एक अरसा हो गया कुछ देर बेटे से बात किए हुए। एक व्यक्ति की तनख्वाह में उन्होंने 5 बेटों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया और घर भी बनवाए। जब कभी वो प्रसाद के पापा से गहने की जिद करती तो वे कहते, देखो ये घर क्या ये तुम्हारे और 9 लाख का हार जितना कीमती नहीं है। देखो अपने बच्चे, ये सब तुम्हारे गहने नहीं है। ये दलील सुनकर वो मुस्कुरा कर रह जाती। सांची से उन्हें कई शिकायतें हैं। उसने हमेशा माँ को बोझ की तरह देखा है, उन्हें हमेशा अकेले खाने को दिया, कभी बेटे या बच्चों के साथ खाना नहीं परोसा। जब कभी भी प्रसाद कहता था कि साथ में खाएंगे तो वो उसे समझा देती थी कि माँ को हार्ट की दवा लेनी है, उन्हें समय पर खाना देना होगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो माँ को स्वादिष्ट भोजन से दूर रखना चाहती थी। बेटे ने भी कभी ये नहीं देखा कि माँ ने क्या खाया, दवाई ली कि नहीं ली। छुट्टी हो या त्यौहार, माँ के खाने का मेन्यू और समय निर्धारित था। एक आध बार बेटे के सामने मुंह खोलने की कोशिश की तो तुरंत बहू ने समझा दिया, देखो माँ, प्रसाद वैसे ही ऑफिस में परेशान रहते हैं और आपके कारण घर में कलह हो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आपको यहाँ रहना है तो सबके साथ एडजस्ट करना ही होगा, वरना आप भाई साहब के यहाँ जा सकती हैं। ये सुनकर जानकी देवी सन्न रह गई। बाकी बेटे भी कोई काम के नहीं थे। हाँ, अलग बात थी कि ये घर जानकी देवी का था। उनकी बरसों की संजोई यादें यहाँ थीं। उनका कई बार मन होता था कि प्रसाद से सब कुछ कहे, अपनी मन हल्का करे, लेकिन बहू की उलानों का भय उनके मुंह खोलने नहीं देता। धीरे धीरे जानकी देवी का खाना कम होता जा रहा था। अब एक रोटी सुबह और एक शाम खाने लगी थी। कम खाने से आंतें चिपक गई और पेट में दर्द रहने लगा। दिन प्रतिदिन वो दुबली होती जा रही थी। दूध और कैल्शियम की कमी के कारण उनकी टूटी हुई हड्डी भी जुड़ नहीं पा रही थी। माँ घर में होते हुए भी नहीं थी या अस्तित्वहीन हो चुकी थी। 2-3 दिन से उन्हें तेज बुखार आ रहा था और खांसी भी बहुत थी। बार बार आँख और नाक से पानी बह रहा था। कमजोरी के कारण वे बैठ भी नहीं पा रही थी। बीच बीच में उल्टी हो रही थी, मगर सांची ने प्रसाद को कुछ भी नहीं बताया। जानकी देवी कमरे में पड़ी कराती रही। ठीक से सफाई न होने के कारण कमरे में दुर्गंध आ रही थी। जानकी देवी को उठना था और वो बहू को आवाज़ दे रही थी, मगर सांची अपनी दोस्त के घर गई थी। जब असह्य हो गया तो जानकी देवी उठी और वॉकर लेकर चल दी। टॉयलेट से वापस आते हुए एकाएक उन्हें चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। प्रसाद के घर आने का वक्त हो रहा था। उसी समय सांची घर लौटी तो ताला खोलकर किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। प्रसाद जब अंदर आ रहा था तो उसे माँ के कराने की आवाज़ सुनाई दी। सांची से पूछा, माँ ठीक है ना सांची? हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम नाश्ता करो। दोनों चाय पीने लगे। माँ को कुछ होश आया तो उठने की कोशिश करने लगी, मगर दोबारा गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर सांची और प्रसाद कमरे में आए। माँ की दशा देखकर प्रसाद अचंभित रह गया। जर्जर, कमजोर, अंदर धसी धसी आंखें। इतने ही दिनों में माँ जिंदा लाश की तरह हो चुकी थी। प्रसाद का मन भर आया। उसने सहारा देकर माँ को उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। आज एक अरसे के बाद बेटे को देखकर माँ का मन भर आया। माँ, तुम तो बहुत कमज़ोर हो गई हो। जानकी देवी की नज़रों ने उलाहना दिया और कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा तुझे तो आज पता चला। चलो, कम से कम मेरा दर्द तो तुझने महसूस किया। वैसे मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। प्रसाद ने माँ को डॉक्टर को दिखाया। एकाएक अपराध बोध ने प्रसाद को जकड़ लिया। सोचने लगा, सांची तो बहू है, वह भी घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है और माँ के काम करती है, लेकिन वो बेटा होते हुए भी इतना निष्ठुर कैसे हो गया? एक दिन में तो माँ की यह हालत हुई नहीं है, वो तो धीरे धीरे मौत के करीब पहुंची है। प्रसाद की आंखों में आंसू गिरने लगे। वो सोचने लगा, माँ की इतनी सेवा करेगा कि वो उसे माफ़ कर देंगी। अब वो सांची के भरोसे पे नहीं रहेगा, खुद माँ की जिम्मेदारियाँ उठाएगा। प्रसाद सोच ही रहा था कि माँ की ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट देखकर डॉक्टर बोले, इन्हें डेंगू है और इनकी हालत अभी बहुत नाजुक है, कमजोरी भी बहुत है, पैर में फ्रैक्चर है, गिरने से कमर और कुल्ले में भी चोट लगी है। हम कोशिश करेंगे, मगर इलाज थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इन्हें अस्पताल में ही रखना होगा। न जाने क्या हुआ, डॉक्टर साहब की बात सुनकर माँ का चेहरा खिल उठा। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। वो यह मुक्ति तो चाहती थी,
प्रसाद ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, आजकल हर बीमारी का इलाज है, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। मगर जानकी देवी के चेहरे पर चिंता की रेखा तक नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए बोली, बेटा ये डेंगू है और मेरी हालत बहुत ख़राब है, मगर मैं खुश हूँ। क्या? प्रसाद विस्मय से बोला, हाँ बेटा, अब मुझ पर हो रहे खर्च कोई नहीं गिनाएगा, मेरे खाने पर अंकुश नहीं लगेगा और मुझे अकेलेपन से मुक्ति मिलेगी। बहू भी मेरे बोझ से आज़ाद हो जाएगी। दोष सांची का नहीं है बेटा, लेकिन अब अपने ही कोख से जन्मा बेटा माँ को पराया समझने लगता है तो दुख होता है। मैंने 5 बेटों को अपने रक्त मांस से गढ़ा, मगर आज 5 के पास मुझे देने के लिए थोड़ा सा वक्त और प्यार नहीं है। काश कि मेरी बेटी होती जो माँ को दर्द समझ पाती। अस्पताल में भर्ती होने पर मैं इसलिए खुश हूँ, इस बहाने घर के पिंजरे से मुझे मुक्ति तो मिलेगी। माँ, प्रसाद ने माँ के जर्जर हाथ को सहलाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं तुम्हारा हाल समझ ही नहीं सका। अपनी नौकरी, बच्चों और घर परिवार में मैं उलझा रहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई। सांची चुपचाप खड़ी माँ बेटे को देख रही थी, पर जानकी देवी बोली जा रही थी, बेटा मैंने अपनी रोटी भी कम कर दी कि कहीं तुम्हारे घर का बजट न बिगड़ जाए। मेरे पास तो ना एफडी है ना पेंशन, मैं निर्भर थी तुम लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती थी। कैसे कहती कि मुझे यह चाहिए? कोई बात नहीं बेटा, अब तो मुक्ति का द्वार मुझे मिल गया है, मैं अब अस्पताल से ही मुक्त हो जाना चाहूँगी। अच्छा लग रहा है मुझे तुम लोग सदा सुखी रहो। बच्चों, मेरे पास आशीर्वाद देने के अलावा कुछ भी नहीं है, मैं धन से हीन हूँ। अपने भाइयों को भी मेरा आशीर्वाद और प्यार देना। अब मेरी जपमाला और पूजा की पुस्तक दे दो। सांची ने माँ को पुस्तक और माला दी। जानकी देवी ने धरती माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ आज आपकी उदारता के मैं प्रणाम करती हूँ। फिर वह पुस्तक खोलकर मंत्र पढ़ने लगी और हाथ में माला लिए जाप करने लगी। रात गहरा गई थी। प्रसाद वो सांची माँ के बिस्तर के पास ही सिर झुकाए बैठे थे। सांची, तुमने माँ की हालत की सही जानकारी मुझे क्यों नहीं दी? ये मुझे तुमसे हमेशा शिकायत रहेगी, प्रसाद ने कहा। प्रसाद, ये समय शिकायत करने का नहीं है, माँ का बेहतर इलाज कैसे हो सकता है ये सोचो, सांची ने जवाब दिया। दोनों बात ही कर रहे थे कि माँ की गर्दन एक और लुढ़क गई। प्रसाद दौड़कर डॉक्टर को बुलाने चला गया। सांची माँ के हाथ पैर मलने लगी। डॉक्टर ने देखकर कहा, सॉरी, हम आपकी माँ को नहीं बचा सके, मुझे माफ़ कर दो माँ, कहकर प्रसाद माँ के पैरों में गिर पड़ा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।